आज हम करेंगे सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10 2023-24 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है इन 4 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी बचा हमें कोई पॉलिनोमियल एक्स की टर्म में दिया रहेगा ना, उसको हम वाई इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो हम एक्स की वैल्यू डालेंगे ना, उससे हमें एक्स की वैल्यू डालने पे हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए हम वाई इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं। तो ध्यान दो बच्चा, अब जो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को भी कट कर रहे हैं, कुछ पॉइंट पे वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। तो ठीक है, जब वो एक्स एक्सिस को कट करता है ग्राफ, तो उस केस में वाई क्या रहता है, जीरो रहता है। तो इसलिए पहले हम वाई को जीरो रख के देखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स की किस वैल्यू पे ग्राफ को कट करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या आती है। वाई को जीरो रखो, तो हमने इस वाई को जीरो डाल दिया। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पावर टू है और इधर एक्स प्लस टू है। अब क्या करो बच्चा, एक बार एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखो, देन सेकेंड ब्रैकेट में भी हमारे पास एक्स माइनस वन है, उसको भी इक्वल टू जीरो रखो, और थर्ड ब्रैकेट एक्स प्लस टू को भी जीरो रखो। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, इधर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन, और इधर एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस टू। तो फर्स्ट टू केसेस में एक्स की वैल्यू वन है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को एक तो वन पॉइंट पे कट करेगा जहां पर एक्स वन है वहां पर कट करेगा, और दूसरा ये एक्स एक्सिस को वहां कट करेगा जहां पर एक्स माइनस टू है। तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ना एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ के, क्या होने चाहिए, एक तो वन कॉमा जीरो होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा माइनस टू कॉमा जीरो होना चाहिए एट एक्स एक्सिस। एट एक्स एक्सिस ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से ग्राफ इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वन कॉमा जीरो और माइनस टू कॉमा जीरो पे। तो फर्स्ट ग्राफ कट कर रहा है, अभी ऑप्शन ए वाला बना हुआ है। ठीक है, हो सकता है बाद में ये निगलेक्ट कर दे हम। तो और सेकंड भी वन कॉमा जीरो और माइनस टू कॉमा जीरो पे कट कर रहा है, थर्ड ग्राफ भी माइनस टू कॉमा जीरो और वन कॉमा जीरो पे कट कर रहा है। लेकिन जो फोर्थ ग्राफ है ना बच्चा, वो माइनस वन कॉमा जीरो और टू कॉमा जीरो पे कट कर रहा है, माइनस वन और टू पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो यानी कि ऑप्शन डी वाला ग्राफ हमारा आंसर नहीं रहेगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब इन बाकी जो तीन ग्राफ बचे, ग्राफ ए, ग्राफ बी और ग्राफ सी में से हमारा एक आंसर रहेगा। उसके लिए हम ये देखेंगे, जो ये ग्राफ है वाई एक्सिस को जब कट करता है वहां पर एक्स क्या रहता है, जीरो रहता है। जीरो रहता है ना एक्स, जहां जहां ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है वहां पर एक्स क्या है, जीरो है। तो अब हम एक्स को जीरो रख के देखते हैं और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स को जीरो रखेंगे तो एक्स की जगह जीरो माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इधर जीरो प्लस टू हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में, और वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, और जीरो प्लस टू इज टू, और माइनस वन इंटू माइनस वन पॉजिटिव वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और वन बनता वन, और मल्टीप्लाई बाय टू इक्वल टू टू। अब ये जो ग्राफ होगा ना इस पॉलिनोमियल का, वो वाई एक्सिस को जीरो कॉमा टू पे कट करना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि कौन सा ग्राफ बची हुई ऑप्शन में से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कौन सा ग्राफ वाई एक्सिस को जीरो कॉमा टू पे कट कर रहा है। देखो बच्चा, ऑप्शन ए वाला ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, माइनस टू पे, जहां पर वाई माइनस टू है और एक्स जीरो है। वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स जीरो रहेगा, तो जीरो कॉमा माइनस टू पे कट कर रहा है। लेकिन हमें वो ढूंढना है जो वो ग्राफ जो जीरो कॉमा टू पे कट कर रहा हो, तो इसलिए ऑप्शन ए आउट ऑफ द ऑप्शन हो गया। अब सेकंड ऑप्शन बी देखते हैं, ये कहाँ कट कर रहा है वाई एक्सिस को, माइनस फोर पे, यानी जीरो कॉमा माइनस फोर पे। तो ये भी जीरो कॉमा टू पे नहीं कट कर रहा, सो ऑप्शन बी भी हमारा आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। बचा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी देखो कहाँ कट कर रहा है वाई एक्सिस को, टू पे कट कर रहा है, यानी कि जीरो कॉमा टू कह सकते हैं कि जीरो कॉमा टू पे कट कर रहा है। तो हमें यही वाला ग्राफ चाहिए था। ये एक्स एक्सिस को माइनस टू कॉमा जीरो पे कट कर रहा है, देखो ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, वन कॉमा जीरो वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, और थर्ड पॉइंट जीरो कॉमा टू भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें तीनों पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है ना ऑप्शन सी रहेगा। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा था लाइन्स के वन, के टू एंड के थ्री रिप्रेजेंट थ्री डिफरेंट इक्वेशन। लाइन के वन, लाइन के टू और लाइन के थ्री थ्री डिफरेंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, तीन अलग अलग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। और आगे लिखा था सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन के वन एंड के थ्री। के वन लाइन ये वाली है बच्चा, ध्यान देना, ये वाली लाइन, और के थ्री ये वाली लाइन, इनका सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन यानी कॉमन सोल्यूशन क्या है, एक्स थ्री वाई जीरो। यानी कि ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट करेगी ना, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, थ्री कॉमा जीरो। क्योंकि कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं बेटा, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ही होते हैं ना। तो हम थ्री कॉमा जीरो लिख देंगे, जहां पर
K1 और K3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आगे क्या लिखा है, while the solution of equation represented by line K2 and K3, K2 और K3 लाइन का, K2 लाइन ये वाली होगी बच्चा, ध्यान दो ये, और K3 लाइन ये वाली, तो उनका कॉमन सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, यानी कि इनकी जो कोऑर्डिनेट होंगे जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बच्चा, 4,1 होगा। यानी कि अब जो K3 के जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन ऑफ K3 वो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 4,1 हो सकता है इसका सोल्यूशन K3 का, और 3,0 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट K3 के ऊपर लाई करते हैं, और जो पॉइंट ऊपर लाई करते हैं ना लाइन के, वो उसके सोल्यूशन होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब हमें सोल्यूशन ऑफ K3 पता चल गए बच्चा, दो सोल्यूशन है 4,1 और 3,0, और हमें फाइंड क्या करना है, विच ऑफ दीज इज द इक्वेशन ऑफ लाइन K3, इन 4 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन K3 को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके लिए हमें यह देखना होगा जो हमने सोल्यूशन निकाले हैं K3 के, वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ध्यान रखना दोनों सोल्यूशन सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, तो वो इक्वेशन नहीं होगी हमारा आंसर। तो अब देखते हैं हम एक एक करके, हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें LHS में वैल्यू डालते हैं, LHS क्या है इसका, x माइनस वाई। पहले फर्स्ट पॉइंट डाल के देखते हैं, x की जगह 4 डालो और y की जगह 1, तो 4 माइनस 1 3, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट पॉइंट। तो अब सेकंड पॉइंट भी करना चाहिए, अगर ये इक्वेशन होगी ना इसकी, तो सेकंड पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो डाल के देखते हैं वैल्यू, अगेन x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, अब x की जगह 3 और y की जगह 0 लिख दो, 3 माइनस 0 क्या हुआ बच्चा, 3 हुआ, यानी कि ये भी RHS के इक्वल आ गया, RHS में 3 है ना, तो यानी कि ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों सोल्यूशन कह लो या पॉइंट कह लो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यानी कि जो इक्वेशन ए है ना, ऑप्शन ए वाली इक्वेशन K3 को रिप्रेजेंट करेगी, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और बाकी इक्वेशन में अगर तुम वैल्यू डाल के देखोगे ना बच्चा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी, और आप खुद से ट्राई करके देख लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ CBSE एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्लास 10 2023-24। इसमें हमें कहा है व्हाट इज और आर द रूट ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है विच इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 3x स्क्वायर, और जो ये 6x है ना, ये LHS में आके माइनस 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें बच्चा हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जब भी हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी रही होगी, तब फर्स्ट 2 टर्म में देखेंगे कि क्या कॉमन है। जैसे कि नंबर में 3 और 6 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे, और x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आएगा, वेरिएबल में बच्चा ध्यान रखना हमेशा स्मॉलर पावर कॉमन लेते हैं, इधर पावर 2 है और इधर पावर 1 है, तो हम x की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, तो x की पावर 1 को हम x से लिखते हैं। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चा, 3 तो बाहर आ गया, 3x स्क्वायर में से 3 बाहर आ गया, और x स्क्वायर में से एक x भी बाहर आ गया, तो इधर क्या बचेगा x, और फिर माइनस का साइन, और 6 में से हमने 3 लिया, ये 6 कैसे होता है, 3 मल्टीप्लाइड 2, तो अंदर क्या रह जाएगा 2, और x तो हमारा बाहर आ गया था, हमने कॉमन ले लिया था, तो इधर ओनली 2 रहेगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा पहले हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और साथ में x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो फर्स्ट 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3, इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइजर में आ जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो 0 अपॉन 3 0 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू ये माइनस 2 0 के साथ जाके 0 प्लस 2 होगा, सो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2, तो x की वैल्यू आइदर 0 है एंड 2 है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी 0 एंड 2 रहेगा। अब हम करेंगे CBSE एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा था कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल O, एक सर्कल है उसका सेंटर O है, उसके कोऑर्डिनेट हमें -4,3 दिए हैं, एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल N, और एक पॉइंट है सर्कल पे पॉइंट N, उसके कोऑर्डिनेट हमें -2.4, 1.8 गिवन है, और हमें क्या करना है बच्चा, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। अब रेडियस क्या होता है बच्चा, रेडियस लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर को किसी भी पॉइंट जो सर्कल पे होता है उसके साथ ज्वाइन करती है। जैसे सर्कल पे अभी पॉइंट N है और सेंटर O है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी ना बच्चा, वो रेडियस होगा। तो हमें इसका रेडियस यानी कि लेंथ ऑफ ON निकालनी है। इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब हम
डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए रेडियस ओ एन निकालते हैं। तो इसमें बच्चा x1 y1 जो होंगे ना ओ के कोऑर्डिनेट होंगे, -4x1 होगा और y1 3 होगा, और x2 और y2 हमारे n के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि x2 हमारा -2.4 रहेगा और y2 हमारा 1.8 रहेगा। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें बच्चा। तो ओ एन इज इक्वल टू, अब x2 माइनस x1 करना है, x2 कितना है -2.4, ओके -2.4, अब फॉर्मूले में माइनस है, और x1 -4 है, इसको ब्रैकेट में रखना -4 को, क्योंकि जो फॉर्मूले वाले माइनस का साइन है उससे अलग करने के लिए, देन होल स्क्वायर हो जाएगा इधर। देखो बच्चा फॉर्मूले में भी स्क्वायर है ना, यस सर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1.8, ओके बच्चा 1.8, y2 1.8 है, और माइनस y1 कितना है 3 है, होल स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सॉल्व करेंगे हम इसको। अब जैसे -2.4 को एज इट इज लिखना बच्चा, और माइनस माइनस इधर +4 हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस अब 1.8 माइनस 3 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 3 में से 1.8 माइनस करेंगे, यानी कि 3.0 माइनस 1.8 लिखेंगे, इसको माइनस करके 1.2 मिलेगा, और साइन ग्रेटर का, तो इसमें 3 ग्रेटर है 1.8 से, तो माइनस का साइन आएगा, तो -1.2 होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, ओके। अब -2.4 प्लस 4 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब 4 में से 2.4 माइनस करोगे बच्चा 1.6 मिलेगा आपको, तो इधर 1.6 होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 1.2 होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दो, अब अगर 1.6 का स्क्वायर करते हैं ना, यानी कि हमें एक तरह से 16 का स्क्वायर करना है, 16 इंटू 16, और 16 इंटू 16 256 होगा, और डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 2 प्लेसेस के बाद, क्योंकि 1.6 इंटू 1.6, तो 2 प्लेसेस पहले फ्रॉम द राइट 1 2, तो यहाँ पर 2.56 हो जाएगा ये। और इसी तरह से अगर 1.2 का स्क्वायर करते हैं तो 12 इंटू 12 144, और डेसिमल 2 प्लेसेस पहले फ्रॉम राइट, तो 1.44। अब अगर हम 2.56 और 1.44 को ऐड करेंगे ना बच्चा, तो हमें मिलेगा 4.00, 4.00, और 4.00 को हम 4 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 यूनिट हमारा रेडियस हो जाएगा। सो ऑप्शन बी 2 यूनिट इज अवर आंसर। अब हम करेंगे सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें कहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज शोन बिलो, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, हमें इस फिगर में दिया हुआ है, और उसमें लिखा है कि एस टी इज ड्रॉन, एस टी एक लाइन सेगमेंट है, एस टी ड्रॉ की गई है सच दैट एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये वाला हो गया, इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू के इक्वल है, ठीक है, ये दो एंगल हमारे इक्वल दिए हैं, ये मैंने मार्क कर दिए। और आगे का है इफ एस टी डिवाइड्स क्यू आर, जो लाइन सेगमेंट एस टी है क्यू आर को रेशियो 2:3 में डिवाइड करती है, यानी कि क्यू टी अपॉन टी आर 2:3 हो गया, क्यू टी 2x हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्यू टी 2x और टी आर 3x लिख लेंगे बेटा, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस टी, हमें एस टी की लेंथ निकालनी है। तो अगर ये बच्चा क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो आपको ये गिवन 2 फाइंड सोल्यूशन सब निकालना होगा। और बच्चा अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो अभी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने क्यू टी और टी आर को 2x और 3x ले लेंगे, क्योंकि जो एस टी है क्यू आर को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख देंगे लेट क्यू टी इज इक्वल टू 2x एंड टी आर इज इक्वल टू 3x। तो इससे बच्चा क्यू आर कितना हो जाएगा, पूरा क्यू आर, तो हमें क्यू आर की भी वैल्यू चाहिए होगी, इसकी क्यों चाहिए होगी अभी आपको पता चलेगा। तो 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, क्यू आर हमारा 5x हो गया, क्यू आर इज इक्वल टू 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा तो बिल्कुल आपको इस वे में करके दिखाना है विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो बच्चा हमने लेंथ किसकी फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है एस टी की। एस टी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल क्यू एस टी का, छोटे वाले ट्रायंगल का पॉइंटर पे ध्यान देना है कि नहीं, यस सर है। तो अगर हम क्यू एस टी ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल क्यू पी आर के सिमिलर ले आए तो दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं बस, और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू एस टी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, सबसे पहले जो गिवन है एंगल पी आर क्यू ये वाला इज इक्वल टू
एंगल एस टी क्यू, ये लिख दो, क्योंकि एस टी क्यू छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ये वाले ट्रायंगल का, और पी आर क्यू बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल है। सो एंगल एस टी क्यू, क्यू एस टी का एस टी क्यू किसके इक्वल है बच्चा? बड़े वाले ट्रायंगल के पी आर क्यू के। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो इसको यहां लिख देना गिवन। अब आगे ध्यान दो, इसमें बच्चा जो एंगल क्यू देखो इधर, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, ट्रायंगल क्यू एस टी में भी है, और ट्रायंगल क्यू पी आर में भी है या नहीं? यस सर है। तो एंगल क्यू दोनों में है, तो हम लिख देंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन एंगल। ओके, कॉमन एंगल हो गया। अब आगे ध्यान से समझना, अब ये दो एंगल किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाएं, वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं बच्चा? सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल क्यू एस टी इज प्रूफ सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर बाय ए सिमिलरिटी रूल, ए रूल से हो जाएगा। ओके बच्चा, अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्यू एस टी की, ट्रायंगल क्यू एस टी की हम साइड क्यू टी लेते हैं, और उसका रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल की क्यू आर के साथ लेते हैं, और ये किसके इक्वल होगा? छोटे वाले ट्रायंगल की एस टी रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल की पी आर के इक्वल। हम ये वाली साइड भी ले सकते हैं क्यू एस और क्यू पी, लेकिन ये ना हमें गिवन है ना फाइंड करनी है, तो इसको हम ना भी ले तो चलेगा, लेकिन ये जरूर लेने हैं दोनों। और इसका रीजन आप दोगे दैट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। तो अब देखो बच्चा, क्यू टी कितना है? 2x, हमने यहां लिया था देखो, और क्यू आर कितना है? 5x, ये हमने फाइंड करा क्यू आर 5x। अपॉन में एस टी हमें फाइंड करना, तो एस टी को हम एस टी ही रहने देते हैं, और पी आर 20, पी आर इज, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है पी आर 20 फिगर में मेंशन है। तो अब क्या करो, सबसे पहले x और x कट कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 इंटू एस टी, तो ये हो जाएगा 5 एस टी इज इक्वल टू 2 इंटू 20, तो 2 इंटू 20 लिख दिया। अब जो एस टी की वैल्यू होगी बच्चा क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में, क्योंकि इधर 5 मल्टीप्लाई बाय एस टी है, और अगर हमने एस टी निकालना है तो हमने इस 5 को मल्टीप्लाई से डिवाइजर में ले जाना होगा, तो 5 इधर आ जाएगा, और अब 20 और 5 कट हो सकते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 4 होगा, और 2 4 दा 8, तो हमारा एस टी की लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब तो बच्चा ये अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो आप ये पूरी वर्किंग दिखाओगे जैसे अभी मैंने दिखाई, लेकिन अगर ये एमसीक्यू में आता है ना, तो जो ना आप गिवन टू फाइंड सोल्यूशन में भी यहां तक आप मत करना, इसको माइंड में कर लेना कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आप इतने पोर्शन से स्टार्ट कर लेना और सॉल्व करके एस टी की लेंथ निकाल लेना। ओके, तो अभी के लिए हमारा एस टी कितना आया? 8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10 2023-24। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 2 स्केलिंग ट्रायंगल आर गिवन बिलो। ओके, 2 स्केलिंग ट्रायंगल गिवन है। स्केलिंग ट्रायंगल मींस जिसकी ऑल 3 साइड डिफर करती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो कौन से 2 ट्रायंगल है? एक है ट्रायंगल पी क्यू आर और एक ट्रायंगल ए बी सी, और इन 2 ट्रायंगल के रिगार्डिंग अनास और ऋषि ने कुछ स्टेटमेंट लिखी है। अनास कहता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए, कि पी क्यू आर सी बी ए के सिमिलर है, और ऋषि कहता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए, और हमें ये देखना है विच ऑफ देम इज और आर करेक्ट। ए ओनली अनास, बी ओनली ऋषि, सी बोथ अनास एंड ऋषि, डी नीदर ऑफ देम। तो देखते हैं बच्चा, तो हम पहले अनास की स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। इसमें लिखा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए। तो देखो बच्चा, इसमें एंगल पी और एंगल सी इक्वल है कि नहीं? तो हम लिख देंगे एंगल पी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल आर इक्वल है एंगल ए के। यस, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल ए बी लिख देंगे। एंगल पी के क्रॉसपोंडिंग एंगल सी है, और एंगल आर के क्रॉसपोंडिंग एंगल ए है। तो हम ये भी चेक करेंगे क्या नेमिंग में भी सेम क्रॉसपोंडेंस है। अगर नेमिंग में भी सेम क्रॉसपोंडेंस होगी तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो देखो बच्चा, नेमिंग में देखा जाए तो ट्रायंगल पी क्यू आर में पी पहले आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, और ट्रायंगल सी बी ए में भी सी जो है फर्स्ट नंबर में आ रहा है, यानी कि एंगल पी और सी क्रॉसपोंडिंग है। और ऐसे ही आर को चेक करो बच्चा, आर थर्ड नंबर पे आ रहा है पी क्यू आर में, और ए जो है थर्ड नंबर पे आ रहा है ए सी बी ए में, यानी कि आर और ए भी क्रॉसपोंडिंग है, तो इनकी क्रॉसपोंडेंस भी स्टैब्लिश हो रही है। और ये दोनों अगर किसी 2 ट्रायंगल में क्रॉसपोंडिंग एंगल, 2 पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल आ जाए तो हम उन 2 ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं बाय ए ए सिमिलरिटी। तो इसलिए एनएस की स्टेटमेंट करेक्ट है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए बाय ए ए सिमिलरिटी। अब ऋषि की स्टेटमेंट को देखते हैं। ऋषि कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ए के। तो इसमें एंगल पी इक्वल टू एंगल सी की कॉरस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश है,
और एंगल आर और ए की भी स्टेब्लिश है। नेमिंग में भी हमने स्टेब्लिश कर ली थी और फिगर में भी हमने देख लिया कोरस्पॉन्डेंस। अब हमें और क्या गिवन है इसके अलावा? इसके अलावा हमें गिवन है साइड पी आर। साइड पी आर किसके इक्वल दी है? साइड ए बी के। कोरस्पॉन्डिंग फिगर में हमें पी आर और ए बी कोरस्पॉन्डेंस दी है, लेकिन क्या फिगर में भी सेम कोरस्पॉन्डेंस बन रही है? देखो ध्यान से, पी और आर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में है पी क्यू आर में, लेकिन ए बी थर्ड और सेकंड में है, देखो ध्यान से। तो इनकी कोरस्पॉन्डेंस नहीं बन रही। ट्रायंगल पी क्यू आर में कौन सा केस बन रहा है बच्चा? एंगल, साइड एंगल, यानी कि जो साइड है एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है। लेकिन एबीसी में जो केस बन रहा है ना बच्चा, वो बन रहा है एंगल एंगल साइड, साइड एक्सक्लूड हो रही है। तो दोनों डिफरेंट क्राइटेरिया आ रहे हैं दोनों ट्रायंगल के, तो कोरस्पॉन्डेंस नहीं बन पा रही। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर यहाँ ना होके एसी की लेंथ होती तो ये भी ए एस से बन जाता कि नहीं बन जाता? यस सर बन जाता। तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते, क्योंकि इनकी कोरस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश हो जाती। लेकिन अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसलिए ऋषि की जो स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए इज रॉन्ग, सो ओनली एनास इज करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन ए ओनली एनास आंसर रहेगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या है? हर्षा मेड अ विंडचिम यूजिंग फ्रेम एंड मेटल रोड्स। हर्षा ने एक विंडचिम बनाई है यूजिंग फ्रेम एंड मेटल रोड, और उसने 8 होल पंच करे हैं। देखो बच्चा, फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 होल्स पंच करे हैं, और ईच होल के बीच में जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है। एंड देन हंग 6 मेटल रोड फ्रॉम द फ्रेम। उसने क्या किया? 6 मेटल रोड हंग कर दी, टांग दी। जैसे एक मेटल रोड ये होगी, फर्स्ट रोड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, याद रखना। बीच में एक स्पेस छोड़ी, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि एक रोड आई होगी, लेकिन उसे लगाई नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि उसने लगाई है, हम सम सॉल्व करने के लिए। तो ये कंस्ट्रक्शन में मान लो आ जाएगा। और उसके अलावा ये थर्ड रोड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ रोड हो गई, ये सिक्स्थ हो गई, और फिर जो 7th रोड भी मिसिंग है उसको भी हम डॉटेड ड्रॉ कर लेंगे, इमेजिनरी रोड मान लेंगे, ठीक है। तो अब टोटल उसने तो 6 रोड्स लगाई, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि टोटल रोड्स कितनी है? 8 है, ठीक है, और 2 इमेजिनरी रोड्स हमने लगा ली। तो इसमें बच्चा जो ये फर्स्ट रोड की लेंथ होगी ना, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी रहेगी, विच इज 6 सेंटीमीटर, और सेकेंड रोड A2 होगी, ठीक है, और थर्ड रोड की लेंथ A3, और जो ये वाली रोड है जिसकी लेंथ हमें फाइंड करने को कहा है, हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द रोड P। ये P रोड है, तो ये 4th रोड है, तो इसको हम A4 मान के चलेंगे AP में, ठीक है। और A4 हो गया, फिर देन A5, और ऐसे करते करते लास्ट रोड जो है ना बच्चा A8 होगी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये AP ही है फॉर्म हो रही है? ये हम कैसे प्रूव करेंगे? अब देखो बच्चा, उन्होंने कहा कि द एंड्स ऑफ द मेटल रोड्स आर अलाइन ओवर अ लाइन। ये तभी अलाइन होंगे जब ये बराबर बराबर इंक्रीज होंगी। देखो बच्चा, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर एक फर्स्ट रोड 6 सेंटीमीटर की, जैसे कि मैंने बताया। अब जो सेकंड रोड इंक्रीज हुई, वो कितनी इंक्रीज हुई? इतने पोर्शन से मान लो D इंक्रीज हुई। अब अगर मान लो थर्ड रोड आएगी ना, वो कितनी इंक्रीज होगी? अगर वो D इंक्रीज होगी ना, मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बढ़ गई सेकंड रोड के कंपैरिजन में, तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगी। लेकिन अगर मान लो अब मैं फोर्थ रोड को ज़्यादा बड़ा ले लूँ, डी यहाँ तक ले लूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन में अलाइन नहीं होगी। ये लाइन देखो बच्चा टर्न कर जाएगी, यहाँ तक स्ट्रेट आ रही थी और यहाँ बेंड हो गई लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगी। स्ट्रेट लाइन में तब आएगी जब डिफरेंस जो है कॉमन रहेगा कॉन्सेक्यूटिव लेंथ के बीच में, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कब होता है? जब टर्म्स एपी में होती है। तो इसलिए हम जब भी ऐसा लिखा होगा ना, एंड्स ऑफ द मेटल रोड्स आर अलाइन, तो हम लेंथ ऑफ द मेटल रोड्स को क्या कर लेंगे बच्चा? एपी में मान लेंगे। तो फर्स्ट टर्म A6 है और A8 की लेंथ भी हमें दी हुई है, कितनी? 29 सेंटीमीटर। अब A8 इज इक्वल टू क्या है बच्चा? 29 सेंटीमीटर। तो हम एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला लगाते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ AP A की जगह आप 6 ले लो, देन N-1, N कितना है? 8 लेंगे, 8 - 1 इंटू D हमें फाइंड करना है। D हमें नहीं पता कि कितनी कितनी इंक्रीज हो रही है रोड जो है, इज इक्वल टू 29। अब देखो बच्चा, 6 प्लस 8 - 1 क्या हो जाएगा? 7। D इज इक्वल टू 29। अब 7D इज इक्वल टू क्या होगा? 29 - 6। 7D इज इक्वल टू 23 एंड D इज इक्वल टू 23/7 सेंटीमीटर, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा 23 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमें कौन सी रोड की लेंथ निकालनी थी? फर्स्ट रोड की लेंथ 6 थी है, ये A2 हो गई, ये A3 हो गई, ये A4 हो गई। हमें A4 यानी कि फोर्थ रोड की लेंथ निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे? हम 4 टर्म निकालेंगे CP की। तो A4 हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे एन टर्म का। A की जगह 6, N तो A4 रहेगा इसमें,
क्योंकि A4 निकाल रहे तो N4 रहेगा -1 और D हम फाइंड कर चुके हैं अभी 23/7। अब देखो बच्चा 6 + 4 - 1 क्या होगा 3 3 × 23/7 ठीक है। तो 6 + 3 × 23 69/7। अब एलसीएम ले लो 1 और 7 का एलसीएम 7 आ गया 1 के टेबल में 7 7 पे आता है तो 6 7 दा हो जाएगा 42 + 69 और 42 + 69 करेंगे तो हमें 111 मिलेगा अपॉन में 7। तो 111/7 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी रोड पी की। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है 2 सर्कल विद सेंटर O and N टच ईच अदर एट पॉइंट P। 2 सर्कल है, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर N है, दोनों कहां पर टच कर रहे हैं पॉइंट P पे। और आगे लिखा है OP and N आर कॉलिनियर। OP और N कॉलिनियर है। कॉलिनियर यानी कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, आगे लिखा है रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। जो रेडियस ऑफ द सर्कल वो क्या है OP इज ट्वाइस दैट ऑफ द सर्कल विद सेंटर N। वो ट्वाइस है किसका रेडियस का किसके रेडियस का सर्कल विद सेंटर N के रेडियस का। अब सर्कल विद सेंटर N का रेडियस PN है, देखो इधर PN है, उसको हम x एज्यूम कर ले तो बड़े वाले सर्कल का यानी कि जिसका सेंटर O है उसका रेडियस 2x हो जाएगा क्योंकि लिखा है ना इट इज ट्वाइस दैट ऑफ द सर्कल विद सेंटर N। तो टोटल और ON कितना रहेगा टोटल ON यहां से लेके यहां तक की लेंथ 3x। ओके, अब आगे लिखा है OX इज द टेंजेंट। OX इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर N। OX टेंजेंट है किसको सर्कल विद सेंटर N को। जो N वाले सेंटर का सर्कल है ना वो उसको टेंजेंट है। और OX की लेंथ हमें कितनी दी है बच्चा 18 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी है। हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर N। सेंटर N वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो जैसे NP रेडियस है सेंटर N वाले सर्कल का तो वैसे ही XN भी सेंटर N वाले सर्कल का रेडियस है। ओके, तो अब जो XN रेडियस और टेंजेंट OX एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो XN परपेंडिकुलर टू OX। इसका रीजन क्या है बच्चा रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब XN OX के परपेंडिकुलर हो गया तो जो ये ट्रायंगल OXN है वो राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OXN हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे थ्योरम लगाएंगे। तो x के सामने यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला इस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है इधर ON। तो ON स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम XN ले लेंगे इज इक्वल टू XN स्क्वायर प्लस OX स्क्वायर। ओके, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहां आप लिख देना। अब अच्छा ON 3x है तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। XN स्क्वायर क्या होगा XN हमारा x रहेगा क्योंकि XN क्या है रेडियस है और रेडियस हमने क्या अज्यूम किया था सेंटर N वाले सर्कल का x अज्यूम किया था तो XN भी हमारा x रहेगा। तो XN की जगह हम x स्क्वायर लिख लेंगे और OX की वैल्यू हमें 18 दी है तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे उसके लिए 3x का होल स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर और 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 इंटू 18 करेंगे 324 होगा। अब 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 324। 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 324। x स्क्वायर इज इक्वल टू 324/8। इसकी लोएस्ट टर्म कर लो बच्चा पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 162/4। अभी भी दोनों 2 से जाते हैं तो 81/2 यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चा 81/2 और x क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 81/2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 81 तो 9 होता है और 2 का स्क्वायर रूट √2 रहेगा तो 9/√2। अब 9/√2 हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी 9/√2 सेंटीमीटर इज द रेडियस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या है शोन बिलो इज द सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। टेंजेंट एट पॉइंट PTS आर ड्रॉन। 3 टेंजेंट ड्रॉ करे हैं एक पॉइंट P पे देखो ये वाला टेंजेंट, एक पॉइंट T पे T पॉइंट ये रहा तो उस पर QR टेंजेंट है और एक टेंजेंट S पे ड्रॉ किया है RS। और आगे का है कि साइड QR इज 12 सेंटीमीटर। जो ये QR लाइन सेगमेंट है ये कितनी है बच्चा 12 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सर्कल 7 सेंटीमीटर है यानी कि रेडियस OP कह लो या फिर OS कह लो
दोनों 7 सेंटीमीटर है। और हमें क्या करना है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन पी क्यू टी आर एस ओ। एक पॉलीगन है, पॉइंटर पे ध्यान देना, इसका पेरीमीटर क्या रहेगा। ये एक्चुअली पेंटागन है क्योंकि इसकी 5 साइड्स हैं, और पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर या एनी पॉलीगन क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो इसकी कौन कौन सी साइड है, एक पी क्यू है, तो पी क्यू क्यू आर है प्लस क्यू आर एस प्लस एस ओ प्लस पी ओ। अब इसमें से बच्चा हमें क्यू आर तो नोन है, एस ओ भी नोन है 7, और पी ओ भी 7 है, लेकिन हमें पी क्यू और आर एस नहीं दी। ठीक है, तो हमें पी क्यू और आर एस पता लग जाए तो हम आसानी से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जो ये क्यू टी है ना उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो लेट क्यू टी इज इक्वल टू एक्स। तो इससे टी आर क्या होगा, क्यू टी कहां से कहां तक है बच्चा, ये रही। ठीक है, क्यू टी हमारी एक्स हो गई, और टी आर कहां से कहां तक है, यहां तक। अब ये पूरा क्यू आर जो है ना यहां से लेके यहां तक है 12 सेंटीमीटर। अगर इसमें से हम एक्स वाला पोर्शन हटा दे तो टी आर क्या रहेगा, 12 माइनस एक्स। तो हम टी आर को 12 माइनस एक्स लिख देंगे। अब नेक्स्ट ध्यान देना बच्चा, अब Q एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है क्यू पी, ठीक है, और एक आ रहा है क्यू टी। ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, और दोनों किसके बराबर है, एक्स के। और क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी हम यहां लिख देंगे। अब ये हो गया। अब इस टी आर हमने क्या लिया, 12 माइनस एक्स। अब ध्यान दो बच्चा, आर को अगर एक्सटर्नल पॉइंट माने तो यहां से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं आर से, एक जा रहा है आर टी और एक जा रहा है आर एस। तो आर टी इज इक्वल टू आर एस, और दोनों कितने हो जाएंगे, 12 माइनस एक्स। तो आर टी इज इक्वल टू आर एस 12 माइनस एक्स। सेम रीजन, अगर किसी क्वेश्चन में रीजन रिपीट होता है ना सेम क्वेश्चन में, तो हम उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, एस्ट्रिक मार्क सेम। ओके, अब क्योंकि ये पेरीमीटर निकालना है तो हम इन सभी साइड्स को ऐड कर देंगे। अब हमें ये दो साइड भी पता चल गई, पी क्यू एक्स और आर एस 12 माइनस एक्स। सबसे पहले पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू एक्स है, क्यू आर पूरा हमारे में 12 सेंटीमीटर दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है 12, और आर एस 12 माइनस एक्स, एस ओ 7 यानी कि रेडियस, ऐसे पी ओ भी रेडियस था, वो भी 7 है। अब देखो बच्चा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, अब 12 प्लस 12 24, और 7 प्लस 7 14, और 24 प्लस 14 38 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर होगा। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, हमें शोन बिलो इज द टेबल विद द कोसेकेंट। कोसेकेंट का मतलब बच्चा कोसेक होता है, याद रखना, एंड सेकेंड सेक। जो कोसेकेंट है उस कोसेक की फुल फॉर्म है, और सेकेंड सेक की फुल फॉर्म है, ऑफ डिफरेंट एंगल इज गिवन। ठीक है, और हमें क्या करना है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। इसमें दो वेरिएबल है, एक पी और एक क्यू, इस दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ध्यान से समझना बच्चा, सबसे पहले कोस सेकेंड यानी कोसेक थीटा पी है, तो इधर थीटा की जगह हम अगर ये वाले फर्स्ट कॉलम में देखें तो थीटा की जगह 35 लेंगे, यानी कि कोसेक 35 डिग्री होगा। ओके, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी के। कोसेक 35 इज इक्वल टू पी। ठीक है बच्चा, अब नेक्स्ट देखो, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1.7, और थीटा की जगह अगेन 35 लेना, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में थीटा कितना है 35, यानी कि सेक 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 1.7। अब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन होता है बिटवीन द रेशियोज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो बच्चा ये सिलेबस से रिलेटेड पोर्शन है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें दे दिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, फिर भी आप एक बार इसको समझ लो बच्चा। अब सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये आप याद रख लेना, फॉर सेफर साइड आप इसको याद रख लो। सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। तो हम यहां पर सेक 90 माइनस 30 की जगह कोसेक 35 लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, क्योंकि सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, याद रखना। ऐसे साइन और कोस भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और टेन और कॉट भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो साइन 90 माइनस 35 की जगह हमने कोसेक 35 लिख दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू 1.7। अब बच्चा इसे इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो कोसेक कोसेक सेम है, 35 डिग्री सेम है, पी की जगह क्या आ रहा है 1.7, तो पी की वैल्यू हमारी 1.7 आ गई। अब हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम सेकंड कॉलम पे ध्यान देंगे। इसमें कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1.1 है, और थीटा की जगह हमें क्या लेना है 65 डिग्री, यानी कि कोसेक 65 डिग्री इज इक्वल टू 1.1 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, और
इसके बाद sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्यू है, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्यू है। तो अब थीटा की जगह अगेन मैंने अभी आपको बताया 65 है, इधर कॉलम सेकंड कॉलम में 65 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 माइनस 65 डिग्री इक्वल टू क्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब इधर sec 90 माइनस 65 क्या होगा बच्चा, sec 90 माइनस 65 यानी कि sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, तो sec 90 माइनस 65 की जगह हम cosec 65 डिग्री लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अभी cosec 65 डिग्री cosec 65 डिग्री डायरेक्ट कट गया। अब q की जगह आपको क्या दिख रहा है, 1.1, सो q इज इक्वल टू 1.1, सो वैल्यू ऑफ p इज 1.7 एंड वैल्यू ऑफ q इज 1.1, सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें कहा है कि इन द फिगर बिलो पी क्यू आर एस इज आ स्क्वायर। देखो बच्चा, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन एंगल एस पी टी की, यानी कि साइन एस पी टी हमें फाइंड करना है। तो एंगल एस पी टी कौन सा है बच्चा, फिगर में देखो ये है, पॉइंटर पे ध्यान देना। तो इस एंगल एस पी टी को हम थीटा अज्यूम कर लेंगे। ओके बच्चा, अब अगर ये थीटा है तो ये यू पी क्यू ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा। अब देखो बच्चा, जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल एस पी क्यू है कि नहीं, यस सर, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ईच एंगल स्क्वायर में कितना होता है, 90 डिग्री। और ये एस पी क्यू कैसे बना है, इसमें एक तो थीटा एंगल इंक्लूड हो रहा है और साथ में जो ये एंगल मैंने यहाँ मार्क करा, ये देखो ये वाला, इसको मैं एंगल 1 नेम दे दूँ, तो एंगल 1 है और इज इक्वल टू 90। तो एंगल 1 क्या होगा बच्चा, 90 माइनस थीटा, तो एंगल 1 हमारा 90 माइनस थीटा आ गया। अब हम ये वाला एंगल निकालेंगे क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको मैं एंगल 2 मार्क कर लेता हूँ। और ये कैसे निकलेगा बच्चा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल यू पी क्यू में। तो एंगल यू 90 है तो लिख दो 90, और एंगल 1 हमने 90 माइनस थीटा अभी फाइंड किया, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिख दो, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब 90 प्लस 90 180 हो गया, माइनस थीटा प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब एंगल 2 क्या होगा बच्चा, एंगल 2 होगा 180, जो ये प्लस 180 है ये आर एच एस में जाके माइनस 180 हो जाएगा, और माइनस थीटा आर एच एस में जाके प्लस थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चा, ये प्लस 180 माइनस 180 कट गया, तो अब हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल टू थीटा आ गया, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू हमारी थीटा हो गई। जब हमारा एंगल 2 निकल गया बच्चा, तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पी यू क्यू में, ट्रायंगल पी यू क्यू में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और साइन थीटा निकालेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज जो है ना बच्चा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, जैसे एंगल यू 90 है तो उसके सामने कौन सी साइड है, पी क्यू, तो कितने से है 17 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज 17 सेंटीमीटर हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे इधर थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। तो थीटा के सामने कौन सी साइड है, यूपी, तो ये परपेंडिकुलर रहेगी, और साथ वाली साइड बेस होती है। तो अभी परपेंडिकुलर क्या है बच्चा, यूपी यानी कि 8 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर की जगह हम 8 लिख देंगे, तो साइन थीटा हमारा 8/17 आ गया। अब थीटा हमने किसकी जगह लिया था, एंगल एसपीटी के, तो साइन एंगल एसपीटी इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा 8/17। सो ऑप्शन ए 8/17 इज आवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें क्या है, शोन बिलो इज अ सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम दी है, सॉल्व प्रॉब्लम है, और हमसे पूछा इन विच स्टेप देयर इज अ एरर इन सॉल्विंग। एक स्टेप में 4 स्टेप्स हैं, इसमें इन 4 स्टेप में से एक स्टेप में एरर है, वो एरर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेप 1 में देखो क्या किया इन्होंने, 1 की जगह इन्होंने लिखा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी स्टेप में गलती है बच्चा, कभी भी कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल नहीं होता, बल्कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब हमारा स्टेप 1 इस प्रॉब्लम का रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए स्टेप 1 हमारा आंसर रहेगा। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में ना एक एरर है, क्या एरर है ध्यान से समझना। इसकी सेकंड लाइन पढ़ो बच्चा था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द सर्कल इज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। जो इज और ऑफ के बीच में ना एक फ्रैक्शन आनी चाहिए, जैसे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल या 3/5 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ऐसी कोई फ्रैक्शन होनी चाहिए,
ठीक है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो इन्होंने अभी कोई फ्रैक्शन नहीं दी, तो हम अपने से एक फ्रैक्शन ले लेते हैं कोई भी, लाइक 2/3। ओके, इसको लेके सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि फ्रैक्शन हम खुद से ले रहे हैं, तो जो आंसर है जो बच्चा इनसे डिफर होगा। तो अभी के लिए हम इनके आंसर को स्ट्राइक आउट कर देते हैं और मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है, और जब सीबीएसई की तरफ से करेक्शन आ जाएगी तो हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व करेंगे। ओके बच्चा, तो अब ध्यान से समझना। अब बच्चा ये जो शेडेड पोर्शन है, ध्यान दो, ये शेप क्या है, इसकी शेप क्या है। देखो बच्चा, ये शेप जो है ना सेक्टर है, और ये सेक्टर कैसे बनता है ध्यान से समझना। दो रेडियस, जैसे एक रेडियस ये वाला जो मैंने अभी शेड किया, और सेकंड रेडियस ये वाला, दो रेडियस और आर्क एंड आर्क के बीच का एरिया, और एक आर्क जैसे ये वाली आर्क, ये बड़ी वाली आर्क, इसे मेजर आर्क कहेंगे, और जो ये छोटी आर्क है इसे हम माइनर आर्क कहेंगे। तो इसी तरह से जो ये शेडेड पोर्शन है ये मेजर सेक्टर है, और जो ये अनशेडेड पोर्शन है ये माइनर सेक्टर है। तो अब हमें पता चल गया कि जो शेडेड पोर्शन है उसकी शेप क्या है, सेक्टर की शेप में है वो। ठीक है, किसकी शेप में है, सेक्टर की। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चा। इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि अब पता चल गया वो सेक्टर की फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना होगा, और ये 2/3 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये 2/3 फ्रैक्शन हमने अपनी तरफ से ली है, तो 2/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब देखो बच्चा, ये πr² कट गया, सो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि इधर 360 डिवाइड में है, तो ये RHS में जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब देखो 360 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो बच्चा हमें मिलता है 120, और 2 मल्टीप्लाई बाय 120 इज 240। तो जो थीटा हमारा कितना आ गया, 240, यानी कि थीटा को हम सेक्टरल एंगल भी कहते हैं, तो ये सेक्टरल एंगल होता है। तो ये कितना डिग्री आ गया, 240। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल्स माइनर आर्क। अब हमें माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, देखो ये माइनर आर्क है, पॉइंटर पे ध्यान देना, तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का वो होगा θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, θ/360 मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस। ओके, तो अब थीटा क्या होगा इसके लिए, क्योंकि ये माइनर आर्क है, तो जो सेक्टरल एंगल होगा ना हम ये वाला लेंगे जो अनशेडेड पार्ट की तरफ है। तो ये कैसे निकलेगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर के अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं ना उनका सम हमेशा 360 होता है। तो अगर हमने ये वाला एंगल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 360 माइनस 240, और ये माइनस करते हैं तो हमें 120 डिग्री मिल जाता है, यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर हमारा 120 रहेगा। अब थीटा की जगह 120 लिख देते हैं बच्चा, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2, और पाई की वैल्यू हम नहीं सब्सिट्यूट करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में भी पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट नहीं है, तो पाई को पाई रहने दो। और रेडियस क्या है इस सर्कल का, 6, तो आर की जगह आप 6 लिख दो। अब सॉल्व करो इसको, तो 0 से 0 कट गया, 12 1 द 12, 12 3 द 36, और इसको इससे कट कर दो, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, अब 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो ये आंसर हमारा 4 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके बच्चा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें कहा एक रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन यानी कि 5 साइडेड फिगर, और रेगुलर पेंटागन मीन्स जिसकी ऑल साइड इक्वल होगी। जैसे ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ऑल 5 साइड्स इक्वल होती हैं रेगुलर पेंटागन में। ठीक है, इंस्क्राइब इन अ सर्कल विद सेंटर O ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल। हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल निकालना है। तो पहले हम ये पहचान लेते हैं कि जो शेडेड पार्ट है शेप क्या है बच्चा। ये वाली जो शेडेड पार्ट है वो जो शेप है, देखो ये वाला एक शेडेड पार्ट है, ये इस किससे बना है बच्चा, 2 रेडियस, जैसे ये वाला रेडियस हो गया, एक ये वाला रेडियस, और एक आर्क के बीच के एरिया को, तो इसको हम कहते हैं सेक्टर। तो एक तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चा, ये देखो ये मैंने हाईलाइट करा है, और अलग से एक सेगमेंट दिख रही होगी, ये जो होती है सेगमेंट होती है, और ये सेगमेंट बच्चा बराबर होगी। जो यहाँ पर ट्रायंगल के नीचे जो व्हाइट एरिया है ना, पॉइंटर पे ध्यान देना, इस ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। अगर मैं ये वाली सेगमेंट को, जो ये वाली पॉइंटर पे ध्यान देना, इस सेगमेंट को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ ना, तो ये कंप्लीट सेक्टर बन जाएगा। तो मान लो मैं इसको भी, ये वाली आर्क इधर आ गई, तो ये एक्चुअली इन दोनों को मिला के एक सेक्टर ही बन जाएगा। तो इसमें भी हम एरिया ऑफ सेक्टर ले सकते हैं, तो इसको भी सेक्टर मान एरिया ऑफ सेक्टर में ले सकते हैं, और इधर ये एरिया ऑफ सेक्टर है ही।
तो यानी कि ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा ना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन होगा। लेकिन इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसमें रेडियस तो चलो हमारे पास है 5, पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, वैसे 22/7 होती है, लेकिन ऑप्शन में हमें पाई की वैल्यू नहीं डालनी। लेकिन इशू ये है कि थीटा कहाँ से लाएं। थीटा के लिए ध्यान से समझो बच्चा, जो ये साइड्स है ना पेंटागन की, ये कोड्स हैं सर्कल्स के। सर्कल के क्या है, कोड्स हैं। अगर मैं यहां से भी एक लाइन ज्वाइन कर दूं, तो ये जो कोड्स है ना सेंटर पे कुछ एंगल बना रहे हैं, जैसे ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो 5 एंगल्स बना रहे हैं सेंटर पे। और ये कोड्स क्या है, इक्वल है। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था, इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कोई भी रेगुलर फिगर से सेंटर पे जितने भी एंगल्स बनेंगे ना सर्कल के, वो इक्वल होंगे। तो इट्स सम ऑफ ऑल एंगल तो 360 है। तो इसमें जो थीटा होगा ना बच्चा, 360 डिवाइडेड बाय 5 होगा, क्योंकि ये पांचों एंगल जो ये मैंने मार्क करे सेंटर पे, वो इक्वल है। तो ईच एंगल की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाय 5 होगा। तो इसको हम 360 डिवाइडेड बाय 5 72 डिग्री। तो थीटा हम 72 ले लेंगे। अब क्योंकि दो सेक्टर है, तो 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। अब जस्ट पुट द वैल्यूज। तो 2 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 72 अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें नहीं डालनी, क्योंकि हमारे आंसर जो है पाई में है, और रेडियस 5 है, और क्योंकि आर स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, सबसे पहले अब 72 वन दा, और ये 5 आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हो। तो ये कट हो गया, और ये 5 इस 5 से कट हो गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया, एक 2 और एक 5, 2 5 द 10, 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। और ये किससे मैच करता है, ऑप्शन डी से। सो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा अ क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया पी स्क्वायर यूनिट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द हाइट ऑफ क्यू यूनिट। देखो एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ को हम एल एज्यूम कर लेते हैं बच्चा, ठीक है, और ब्रेथ को बी, और हाइट जो है ना इसकी एच ले लेते हैं, ओके बच्चा। और ये कहा है कि जो इसका बेस एरिया है वो पी स्क्वायर यूनिट है। बेस एरिया, बेस क्या होगा इसका, रेक्टेंगुलर होगा बच्चा। देखो ये बेस मैंने विजिबल कर दिया है, नीचे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल शेप में होगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एल इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी। ये आपको माइंड में रखना है, ये अभी आगे यूज होगा बच्चा, ओके। अब आगे लिखा है स्फीयर ऑफ वॉल्यूम आर क्यूबिक यूनिट। एक स्फीयर जिसकी वॉल्यूम आर क्यूबिक यूनिट है, वॉल्यूम हमें दी है, निकालनी नहीं है, याद रखना, ठीक है। इस ड्रॉप इनटू क्यूबाइड, उसको क्यूबाइड के अंदर ड्रॉप कर दिया। देखो बच्चा, ये वो स्फीयर है, इसको क्यूबाइड के अंदर ड्रॉप कर दिया, सच दैट इट इज कंप्लीटली सबमर्ज। इस तरह से ड्रॉप किया कि ये कंप्लीटली सबमर्ज हो गया, ठीक है, पूरी तरह से डूब गया। अब आगे रीड करो, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबमर्ज स्फीयर इज शोन बिलो। और सबमर्ज करने के बाद जो रिप्रेजेंटेशन बनी, जो फिगर बनी, या कोई पिक्चर मान लो क्लिक करी इस क्यूबाइड और स्फीयर की, तो वो कुछ इस तरह की थी, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद हमसे क्या पूछा, विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर। ऑब्वियस है बच्चा, जब हम कोई चीज इसके अंदर ड्रॉप करेंगे तो उसका वाटर लेवल बड़ा होगा, ठीक है। बढ़ के अभी इतना हो गया, तो पहले वाटर लेवल कितना होगा, मान लेते हैं यहां तक होगा। और उसकी हाइट भी हमें दी हुई है, जब मतलब स्फीयर डालने से पहले जो हाइट थी ना, वो हमें मेंशन है क्वेश्चन में, कितनी दी है, वो दी है क्यू यूनिट, ठीक है। तो यहां तक क्यू यूनिट है। अब जब हमने स्फीयर डाला तो हाइट क्यू यूनिट से थोड़ी सी बढ़ गई। देखो ये वाला पोर्शन इंक्रीज हो गया यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। इस इंक्रीज हाइट को हम h1 मान लेते हैं, ठीक है। पूरी हाइट तो, क्योंकि इसकी क्यूबाइड की होल हाइट h है, ये h1 हो गई। और ड्रॉप करने से पहले क्या हाइट थी, वो क्यू यूनिट थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बढ़ गई तो बच्चा, जब वाटर लेवल राइज करेगा तो वाटर की वॉल्यूम भी बढ़ेगी, और कितनी वॉल्यूम बढ़ेगी हमें ये देखना होगा, ठीक है। देखो जितनी हाइट बढ़ी उधर से लेंथ नहीं बढ़ेगी, लेंथ सेम रहेगी, ब्रेथ भी सेम रहेगी, क्योंकि वाटर आगे से या पीछे से, लेफ्ट राइट से कहीं नहीं जा रहा, वो इसकी शेप ही ले रहा है क्यूबाइड की। तो एक अलग से क्यूबाइड और बन जाएगा। देखो बच्चा, वो क्यूबाइड क्या होगा, सेम लेंथ सेम ब्रेथ, लेकिन हाइट h1 ले लेंगे उसकी, जो इंक्रीज हाइट है वो, और इसमें हमें h1 ही निकालनी है, ठीक है बच्चा। तो एक तरह से एक क्यूबाइड बन गया किसका, जो इंक्रीज वाटर लेवल है का। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर, जो वाटर राइज किया वो किस शेप में राइज किया है, क्यूबाइड की। तो एक नया क्यूबाइड बन गया, लेकिन उसकी हाइट h1 है, लेंथ और ब्रेथ सेम है। वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। क्योंकि ध्यान रखना, जब भी हम कोई चीज ड्रॉप करेंगे ना वाटर के अंदर, तो जितना वाटर की वॉल्यूम राइज करेगी वो किसके बराबर होगी, जो चीज हमने उसके अंदर ड्रॉप करी है। तो अभी स्फीयर ड्रॉप किया, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, ओके बच्चा। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजिंग वाटर क्यूबाइड शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि LBH। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें दी हुई है, कैलकुलेट नहीं करनी,
अगर बच्चा गिवन ना होती, हमें रेडियस दिया होता उस केस में, तो फिर हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते, लेकिन अभी हमें दी हुई है। और एलबी की वैल्यू, यानी कि एलबी क्या था, बेस एरिया, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया है, वो है पी स्क्वायर यूनिट, कैपिटल पी स्क्वायर यूनिट। और इधर ध्यान रखना H1 लेंगे, H की जगह H1, क्योंकि हमने इंक्रीज हाइट निकालनी है, और इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब हमने H1 निकाला ना, अब जो P मल्टीप्लाई बाय H1 है इधर, और अगर हमें H1 की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा बच्चा, जो कैपिटल आर है डिवाइडेड बाय कैपिटल पी करना होगा, इधर मल्टीप्लाई है तो आरएचएस में जाके पी डिवाइजर में आ जाएगा, तो यही इंक्रीज इन हाइट होगी। तो हमारा आंसर होगा इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर इज कैपिटल आर अपॉन पी। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें कहा है स्वीटी, नितेश एंड अशरफ विजिटेड अ हॉस्पिटल फॉर देयर एनुअल बॉडी चेकअप विच इंक्लूडेड अ ब्लड प्रेशर इवेल्युएशन। वहां पर उनका बीपी चेक किया गया। स्वीटी का बीपी आया 121, नीतीश का बीपी आया 147 और 160 अशरफ का बीपी था। और इसी सेम डे में बाकी पेशेंट भी आए, ठीक है, रेंजेस ऑफ ऑल पेशेंट हु विजिटेड द हॉस्पिटल ऑन द सेम डे, उनका भी बीपी चेक किया और उसको एक टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये टेबल की फॉर्म में दी है, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। और हमसे पूछा गया है हु अमंग थ्री फ्रेंड, ये थ्री फ्रेंड्स हैं स्वीटी, नितेश और अशरफ, हैव अ ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट फॉल्स इन मॉडल क्लास। इन तीनों में से किसकी रीडिंग मॉडल क्लास के बीच में आती है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मतलब हमें मॉडल क्लास निकालनी है। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए बच्चा हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट वाले कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे, और उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे कौन सी है, 19 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है, 145 टू 155। तो यही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो किसका बीपी 145 और 155 के बीच में लाई कर रहा है, नितेश का, ओनली नितेश का कर रहा है ना, स्वीटी का कम है इस रेंज से और अशरफ का इस रेंज से ज्यादा है, तो ओनली नितेश का लाई कर रहा है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, नितेश। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें डाटा दिया अबाउट द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ रेड ब्रिक पब्लिक स्कूल, और इसमें आगे लिखा है देयर आर 18 स्टूडेंट इन द क्लास। 18 स्टूडेंट है क्लास में ऐसे दैट वे अबव द मीडियन वेट, जिनका वेट जो है ना मीडियन वेट से ज्यादा है। 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट मीडियन वेट से ज्यादा है। और आगे लिखा है इफ देयर आर नो स्टूडेंट विद द सेम वेट एज द मीडियन वेट, और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका वेट मीडियन वेट के इक्वल हो। और हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे बिटवीन 37 टू 40 केजी, कि 37 टू 40 केजी के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक्स स्टूडेंट होंगे 37 टू 40 केजी के बीच में। अब जब बच्चा मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, 6 पहली वाली सेम रखते हैं, देन 6 प्लस 8 करते हैं 14, नेक्स्ट वाली ऐड करते जाते हैं ना, और 14 प्लस 7 नेक्स्ट ऐड करते जाओ तो 21, 21 प्लस 10 31, और फाइनली 31 प्लस एक्स। और फिर हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका भी टोटल करते हैं, और उसको हम किससे डोनेट करते हैं, एन से। और एन किसके इक्वल आता है बच्चा, जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना उसके इक्वल आता है। तो एन जो है ना हमारा बच्चा इधर क्या है 31 प्लस एक्स। एन निकालने के बाद हम फिर क्या करते हैं, हम निकालते हैं एन अपॉन 2। ठीक है, जैसे कि एन अपॉन 2 इधर क्या होगा 31 प्लस एक्स अपॉन 2। और उसके बाद देखते हैं जो इसका आंसर आता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एन अपॉन 2 से बड़ा कौन सा है, ये देखते हैं, और उससे हम मीडियन क्लास ढूंढते हैं। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, अब हमें इसी से ही हमारा आंसर मिलेगा। तो ध्यान से समझना बच्चा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि एन अपॉन 2 क्या शो करता है हमें। एक तो एन अपॉन 2 क्या काम करता है कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कि डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स। अगर मान लो 2 इक्वल पार्ट्स करके 18 आ गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में है 18 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 18 स्टूडेंट मीडियन से ज्यादा वाले हैं ना, तो 18 स्टूडेंट मीडियन से कम वाले भी होंगे ही। इस बात का माइंड में रख लो बच्चा। तो ये 18 हमें कैसे मिला है, ये वाला 18 और ये वाला 18, ये हमें टोटल जो n है ना, n को 2 से डिवाइड करके मिला, यानी कि n अपॉन 2 की वैल्यू है ये जो 18 है। ध्यान रखना ये किसकी वैल्यू है, 18 स्टूडेंट्स अबव द मीडियन वेट। चाहे वो बिलो एग्जाम में अबव की जगह बिलो भी कर देना, तो ये वाले इस साइड वाला दे दे, तो भी ये n अपॉन 2 की वैल्यू रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। तो इसको हम इज इक्वल टू 18 डाल देंगे और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो x क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसको इसके साथ, तो क्या होगा बच्चा, मैं नीचे लिख रहा हूँ 31 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 18, और 31 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 माइनस 31, x इज इक्वल टू 5। फाइनली हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5।
यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 37 टू 40 केजी कितने हैं, 5 हैं। सो ऑप्शन ए 5 इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है गिनी फ्लिप्ड अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स। गिनी ने 3 टाइम कॉइन को उछाला, टॉस किया, फ्लिप किया, एक ही बात है। एंड टेल्स केम अप ईच टाइम, तीनों बार क्या आई, टेल आई। पहले उछाला टेल आया, सेकंड टाइम टॉस किया तो भी टेल आया, तीसरी टाइम टॉस किया तो भी टेल आया, ठीक है, तीनों बार टेल आया। अब गिनी वांट्स टू फ्लिप द कॉइन अगेन। अब एक बार वो दोबारा उछालना चाहती है कॉइन को, फोर्थ टाइम, और हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन द नेक्स्ट कॉइन फ्लिप, कि नेक्स्ट कॉइन फ्लिप में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बच्चा जब भी एक कॉइन को हम टॉस करते हैं ना, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, ठीक है, हेड या टेल में से ये एक चीज आती है, और तो कुछ नहीं आ सकता ना। तो यानी कि जब भी हम कॉइन्स को उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 ही रहेंगे, हेड या टेल। फर्स्ट 3 केसेस में भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे 2 ही थे, लेकिन ये चांस बाय चांस तीनों टाइम टेल आया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा क्या होगा, 2 होगा। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में हमने 2 लिख दिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बच्चा, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी हेड आने की, गेटिंग हेड। तो हेड कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम। तो नंबर ऑफ एबल आउटकम 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2। और 1/2 डेसिमल में अगर हम करें, क्योंकि फ्रैक्शन में तो हम कोई आंसर दिया नहीं, तो 1/2 को डेसिमल में करेंगे तो बच्चा हमें 0.5 मिलेगा। तो 0.5 कौन सी ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन सी से। तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में हमें कहा नंबर क्यू इज प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज हम करते हैं ना बच्चा, कुछ इस तरह से कोई नंबर दिया होता है, जैसे इधर क्यू है, ऐसे लिख के करते हैं। तो इधर कोई प्राइम नंबर लेते हैं लाइक 2 या 3 या 4, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन उसे कहते हैं। और वो कहता है इट इज प्राइम फैक्टराइज एज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बी। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, ये जो हमें गिवन है। और उसमें कहा कि वेयर बी इज अ प्राइम नंबर अदर देन 3 एंड 7। बी एक प्राइम नंबर है अदर देन 3 एंड 7, 3 और 7 के अलावा। अगर यहाँ प्राइम नंबर ना भी लिखा हो ना बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा ही हम क्या लेते हैं बच्चा, प्राइम नंबर ही लेते हैं। तो पी हमेशा प्राइम ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है, ध्यान रख लेना बच्चा। अब वो कह रहा है कि इट इज अदर देन 3 एंड 7, 3 और 7 के अलावा है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चा, प्राइम नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि वो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, और किसी टेबल में नहीं आएंगे। लाइक नंबर लाइक 2, 3, 5, 7, 11। ये ध्यान रखना बच्चा, ये सब नंबर अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आते। लाइक 17, 19, ऐसे काफी सारे प्राइम नंबर हैं, अनलिमिटेड प्राइम नंबर्स हैं, ओके। तो अब वो कह रहा है वो नंबर 3 और 7 के अदर देन है। अब हमें एक असर्जन दिया और रीजन दिया है, तो पहले हम असर्जन लेते देखते हैं। क्यू इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर। वो कह रहा है क्यू जो है ना डेफिनेटली ऑड नंबर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। एक ऐसा प्राइम नंबर भी है जो इवन है। तो अगर बच्चा ये 2 होता बी की जगह, तो इवन भी हो सकता है प्राइम नंबर, जरूरी नहीं। और 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर जो है ऑड है, लेकिन 2 तो बच्चा इवन है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि क्यू डेफिनेटली ऑड नंबर है। अगर क्यू की जगह 2 ले तो इवन हो जाएगा क्यू। तो इसलिए हमारी एजर्शन फॉल्स है। अब रीजन पे आते हैं। रीजन कह रहा है कि 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। देखो बच्चा, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर जो होता है ना, ऑड होता है, ये माइंड में रखना। ऑड 7 स्क्वायर का 7 भी ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। तो ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होता है, ठीक है, ऑड मल्टीप्लाई ऑड इज ऑलवेज ऑड। और इवन मल्टीप्लाई इवन इवन होता है, और ऑड मल्टीप्लाई इवन भी इवन होता है। तो अभी तो हमारे पास ऑड मल्टीप्लाई ऑड है तो ऑड है, तो इसका मतलब उन्होंने कहा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर इज ऑड नंबर। तो रीजन ट्रू है। चाहे आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, फिर 9 इंटू 49 कर लो और आंसर आपका ऑड आएगा, ओके बच्चा। तो इसमें हमारा रीजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन डी, असर्जन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें कहा है पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स हैं, ओके, और पी के कोऑर्डिनेट्स है -2, 5, और क्यू के कोऑर्डिनेट है बच्चा 2, -1। ये पी के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, और क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चा x2, y2। अब आगे हमें असर्शन और रीजन की स्टेटमेंट दी है। असर्शन में कहा है था मिड पॉइंट 0, 2 इज द ओनली पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। जो मिड पॉइंट 0, 2 है, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे बनेगा, ध्यान से समझना बच्चा। अगर हम पी और क्यू को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट बना दें, तो इस लाइन सेगमेंट का नेम है पी क्यू, और यहाँ पर एक मिड पॉइंट मार्क कर दें। मिड पॉइंट एम दे देते हैं इसको हम नेम। जो एम है ना, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि पी एम इज इक्वल टू क्यू एम होगा, और एम जो है इक्वी डिस्टेंस होगा पी और क्यू से, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए बच्चा, मिड पॉइंट के 0, 2। और हम कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चा, इसके लिए फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2
और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 हमारा देखो बच्चा -2 है, मैंने इधर मार्क करा हुआ है, ध्यान देना देखो, और x2 2 है, -2 प्लस 2 अपॉन 2, कॉमा y1 5 प्लस y2 -1 अपॉन में 2। ओके बच्चा, अब -2 प्लस 2 तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 2, कोमा अब 5 प्लस -1 है तो प्लस प्लस माइनस माइनस, और 5 -1 4, तो 4 अपॉन 2, और 0 अपॉन 2 हमारा 0 होगा, और 4 को 2 से कट करेंगे तो 2 आएगा, तो 0,2, यानी कि मिड पॉइंट तो 0,2 आ रहा है। यहाँ तक हमारा सही प्रूव हो गया। अब आगे लिखा है इज द ओनली इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम पी एंड क्यू, जो मिड पॉइंट एम है, यानी कि जो 0,2 है, ओनली ओनली मीन्स अकेला एक ऐसा पॉइंट है जो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस पे है। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो कैसे होंगे, इसके लिए ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, एम के थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन, वर्ड लाइन पे ध्यान देना, मैं लाइन सेगमेंट नहीं बोला, लाइन। लाइन का काम क्या होता है बच्चा, लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड करती है। देखो ये एरो क्या शो कर रही है, लाइन इज एक्सटेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शन। अब इस लाइन के ऊपर जो भी हम पॉइंट लेंगे ना, वो इक्वी डिस्टेंस होंगे पी और क्यू पे। अब देखो ये लाइन एक तो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और साथ में ये पी क्यू को बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, क्योंकि पी एम और क्यू एम इक्वल है। तो तो इसलिए हम इस लाइन को हम क्या कहेंगे बच्चा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे ना, वो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो एक लाइन में कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। तो मैनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस हो सकते हैं पी और क्यू से। ये जरूरी नहीं है कि ओनली मिड पॉइंट एम 0,2 इक्वी डिस्टेंस होगा। मान लो मैं यहाँ एक पॉइंट मार्क कर दूं आर, तो आर पी इज इक्वल टू आर क्यू ले सकते हैं। अगर मैं नीचे कोई पॉइंट मार्क कर दूं तो पी एस और क्यू एस भी इक्वल हो सकते हैं। ऐसे हम कहीं भी इस लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट मार्क करेंगे ना, वो सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होंगे पी और क्यू से। तो स्टेटमेंट 0,2 इज द ओनली इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, हमारी रिजर्जन वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। कोई अकेला पॉइंट नहीं है मिड पॉइंट, और भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इक्वी डिस्टेंस है पी और क्यू से। तो रिजर्जन हमारी फॉल्स होगी बच्चा। अब हम आते हैं रीजन पे। रीजन में क्या लिखा है बच्चा, देयर आर मैनी पॉइंट एक्स वाई, ऐसे बहुत सारे पॉइंट, मैनी मीन बहुत सारे पॉइंट होंगे एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है, वेयर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। तो ऑब्वियस है मैनी पॉइंट्स होंगे। जब हम रिजल्शन डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बताया था कि मैनी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस में है, इनफैक्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो मान लो ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कई पॉइंट होंगे, तो एक्स एस वाला पॉइंट भी पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। अगर मान लो मैं कोई यहाँ टी पॉइंट मार्क कर दूं, वो भी इक्वी डिस्टेंस होगा टी पी और क्यू से। यानी कि अगर मैं कहूँ कि पी टी इज इक्वल टू क्यू टी हो जाएगा, ये दोनों लाइंस इक्वल हो जाएंगी, तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो ये बात ठीक है, लेकिन क्या एक कंडीशन जो हमें दी है, ये सही दिया या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। तो ये हमें बच्चा देखने से लग रहा है कि इधर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, लाइक हमने पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, तो या ए और बी किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और अगर हम पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। ओके, तो अब हम आर को लेके ये कंडीशन देखते हैं कि अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि आर के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि जो आर पॉइंट है पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यानी कि पी आर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, क्यू आर के। तो अब हम पी आर इक्वल टू क्यू आर है, तो पी आर स्क्वेयर इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर भी हम ले सकते हैं। यस सर, ले सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके। अब हम पी आर स्क्वेयर और क्यू आर स्क्वेयर फाइंड करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं इससे। तो करके देखते हैं बच्चा। तो पी आर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, पी आर में एक्स जो है हमारा x2 है, तो x2 की जगह x आ गया बच्चा, ये जो x है x2 की जगह, माइनस x1, तो माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 कितना है बच्चा, -2, p का कोऑर्डिनेट में देखो, p के कोऑर्डिनेट में, और ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 में हमारे पास y2 y है, और y1 क्या है बच्चा, p की कोऑर्डिनेट 5, तो y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्यू आर स्क्वायर लेते हैं। क्यू आर स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चा, क्यू आर, इसमें भी फॉर्मूला यही लगेगा, इसमें भी x2 जो है, x2 y2 r के कोऑर्डिनेट है। ओके बच्चा, तो x2 में x लिया माइनस x1 अब ये 2 हो जाएगा इधर, क्योंकि अब कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, क्यू आर, तो x1 हमारा 2, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 करना है, y2 हमारा y है देखो बच्चा इधर, और y1 -1 है,
तो फॉर्मूले का माइनस, फिर उसके बाद -1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अगर हम आगे करें तो बच्चा देखो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया, प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, और इधर माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी कि हमारा रीजन ट्रू है कि दे आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट जो एक्स वाई की फॉर्म में होंगे एंड इक्वी डिस्टेंस होंगे पी एंड क्यू से, और ये कंडीशन गिवन कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो रीजन हमारा ट्रू हो गया। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, assertion A is false but reason R is true।